This is your unit number 2 and lecture number 1. In this unit, we will study about the friction and various effects of the friction on different concepts. So, first of all, we will study about the friction. What is the friction? So, friction is the opposing force, yeah, you must can say resistance force offered by one surface on other surface when they are relative in movement. या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑपोजिंग फोर्स जब कोई भी बॉडी मूव करने की कोशिश करती है, तो कोई भी दो रिलेटिव सरफेस अगर हैं तो उनके बीच में अगर कोई मूवमेंट है, उस मूवमेंट को जो अपोज करता है वो फोर्स क्या कहलाता है? उसका ऑपोजिंग फोर्स। और वही ऑपोजिंग फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन। तो द ऑपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अपर ब्लॉक इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। अब सरफेस जैसे कोई भी हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, ये एक सरफेस है आपकी, और इस सरफेस के ऊपर कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। जब तक ये ब्लॉक यहाँ से मूव नहीं करता, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम इसके अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे फॉर द मूवमेंट। तो मूवमेंट अगर यहाँ पे होगा या फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये बॉडी अपनी इसी पोजीशन को होल्ड करना चाहेगी और रेजिस्ट करना चाहेगी। तो इसी के लिए इसी फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स अप्लाई होता है, और ये फोर्स आपका कहलाता है फ्रिक्शन, ताकि ये बॉडी यहाँ से मूव ना कर पाए। हाउ टू फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सर्फेसेज? तो द माइक्रोस्कोपिक लेवल वेयर वी कैन सी हाइट्स एंड डेप्थ। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे ये जो सरफेस हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो यहाँ पे हमें हर एक सरफेस की इस तरह से हाइट और डेप्थ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि वो सरफेस एक स्मूथ सरफेस ना होके उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ रफनेस है। तो वही रफनेस है, तो उसमें जो हाइट होगी उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, जो कि हम नॉर्मली थ्रेड्स के लिए यूज़ करते हैं, या ये टर्म्स हम किसी के लिए भी गियर में यूज़ करते हैं। एंड द डेप्थ वैलीज, जो यहाँ पे ये डेप्थ है, ये इसकी वैली कहलाती है। तो ये दोनों ही टर्म्स हैं। तो दैट मीन्स किसी भी लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं किसी भी सरफेस के अंदर, उसकी हाइट भी होती है और डेप्थ भी होती है। तो दैट मीन्स वहाँ पे क्रेस्ट भी है और वैलीज भी हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ दीज क्रेस्ट एंड वैलीज इनटू ईच अदर विल अराइजेज टू फ्रिक्शन। अब यही सरफेसेज, इस तरह की आपकी जो जिगजैग सरफेसेज हैं, वैसी ही सरफेसेज आपको ब्लॉक में भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉक रखा है उसकी भी सरफेस में इस तरह से कोई ना कोई जिगजैग मूवमेंट होगा। तो अब ये जैसे यहाँ से मूव करेगा, तो ये इंटरलॉक होके एक दूसरे को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो वो मूवमेंट है, वो मूवमेंट हमारा कहलाता है कि जैसे यहाँ पे ये बॉक्स मूव करके और इस पोजीशन से यहाँ पे इस पे अगर आते हैं, तो यहाँ पे ये बॉक्स आपस में एक दूसरे को मूव करने से रोकने की कोशिश करेंगे। तो जब ये इंटरलॉक होंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हार्ड रहेगा, और मूवमेंट ज़्यादा हार्ड होगा तो दैट मीन्स इस मूवमेंट को यहाँ पे रोकने की कोशिश किसके द्वारा की गई है? ये जो ब्लॉक्स हैं इनके थ्रू। तो यही चीज़ कहलाती है आपकी फ्रिक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा फ्रिक्शन है। मेरिट्स, दैट मीन्स एडवांटेजेस क्या है? मैन वॉकिंग ऑन ए रोड देयर शुड बी फ्रिक्शन। अगर हम रोड के ऊपर चलते हैं तो फ्रिक्शन होगा, तो हम इजीली वहाँ पे चल पाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ स्लिप हो सकते हैं। पार्ट्स मूवमेंट इन मशीन विल बी पॉसिबल बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब कोई भी अगर मशीन के पार्ट्स हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही मूव कर पा रहे हैं। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा उनके बीच में, तो वो कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे और वो पार्ट आप होल्ड नहीं कर पाओगे। टाइटनिंग ऑफ बोल्ट और नट, अगर हम नट और बोल्ट को भी टाइट करते हैं तो उनके बीच में भी जस्ट फ्रिक्शन होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को होल्ड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी पार्ट को नट और बोल्ट से होल्ड नहीं कर पाएंगे। डीमेरिट्स, अब डीमेरिट्स ये हैं कि जैसे फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, और फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है तो वियर एंड टीयर वहाँ पे ज़्यादा होता है। सेकेंड, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये मोस्टली डीमेरिट्स हैं जो कि फ्रिक्शन की वजह से अराइज होते हैं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन अगर हम देखें तो दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। फर्स्ट टाइप है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन एट रेस्ट। तो जब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट की पोजीशन में है और उस टाइम उसके बीच में सरफेसेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, तो उसकी वजह से जनरेट होने वाला फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड द डायनेमिक फ्रिक्शन, it is the friction experienced by a body when in motion. The dynamic friction is also known as kinetic friction, and is less than the static friction. It is of the following three types.
तो कौन कौन सी 3 टाइप हैं? फर्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई भी बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है। रोलिंग फ्रिक्शन, अगर किसी भी सरफेस के ऊपर कोई दूसरी बॉडी रोल कर रही है, जैसे कोई बॉल है और वो इसके ऊपर सरफेस पे रोल करती है, तो उनके बीच में जनरेट होने वाला फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन। थर्ड टाइप, पिवोट फ्रिक्शन। तो पिवोट फ्रिक्शन है कि दैट मीन्स कोई भी अगर पिवोटिक सरफेस है, तो जहाँ पे आप कोई भी फुट स्टेप बियरिंग अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कोई सरफेस जैसे इस तरह से आपका होल है, और यहाँ पे इस जो बेयरिंग लगा हुआ है उस बेयरिंग के अंदर आपकी एक साफ्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। तो इस साफ्ट के ऊपर जो लोड लग रहा है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो आपका फ्रिक्शन कहलाता है पिवोट फ्रिक्शन। तो ये पिवोट सरफेस है, इसके अंदर आपका पिवोट बियरिंग है, पिवोट बियरिंग के अंदर जो फ्रिक्शन होगा वो पिवोट फ्रिक्शन कहलाएगा। देन द नेक्स्ट टर्म इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि कंसीडर दैट बॉडी ए ऑफ द वेट डब्ल्यू इज लेइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे ये ए बॉडी है, ये किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई है और इसका वेट है डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू वेट है वो इसके सेंटर के ग्रेविटी की तरफ यहाँ से इसके जस्ट बॉडी से सेंटर से वर्टिकली मूव करता है, यानी कि यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई होगा। द बॉडी ए इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ऑन वेट डब्ल्यू एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर एन। तो अब नॉर्मल रिएक्शन है वो इस किसी भी प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये फोर्स हो जाएगा आपका आर एन, जो कि आपका रिएक्टिंग फोर्स है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये डब्ल्यू के इक्वल एंड ऑपोजिट है। नाउ ऑफ ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज अप्लाइड टू द बॉडी। अब यहाँ पे कोई भी फोर्स अगर P अप्लाई किया गया इस बॉडी को मूव करवाने के लिए, नो रिलेटिव मोशन विल टेक प्लेस अंटिल द अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन F। जब तक ये P की वैल्यू F के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि F क्या है यहाँ पे, इस P को अपोज करने वाला जो फोर्स है वो यहाँ पे F है। तो यहाँ पे जब तक ये P की वैल्यू F के इक्वल रहेगी तब तक यहाँ पे कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3 फोर्सेज, और वो फोर्स बॉडी आपकी किस में इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, जो आपके 3 फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हैं। फर्स्ट, वेट ऑफ द बॉडी W, अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स P, एंड रिएक्शन बिटवीन बॉडी A एंड प्लेन B। दोनों के बीच में जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा है वो वाला फोर्स आपका R। तो दैट मीन्स द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट अराइजेज व्हेन द बॉडी इज इन पोजिशन ऑफ जस्ट टू मूव इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि यहाँ पे जहाँ तक आपकी बॉडी को वो फोर्स रेजिस्ट कर पाता है उसके मूवमेंट को रोकने में, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। या हम कह सकते हैं कि जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा लोड आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा फोर्स भी उससे अगर ज़्यादा हुआ, लोड ज़्यादा हुआ, तो वो बॉडी आपकी वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो वो वैल्यू है वो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। ओके, it may be noted that when the applied force is less than the limiting friction, the body remains at rest, and the friction into play is called static friction, which may have any value between 0 and limiting friction. तो यहाँ पे जब तक आपकी वैल्यू, आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आपके फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक आपकी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं होगा। देन द फ्यू आर द फ्रिक्शन लॉज। अब फ्रिक्शन अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें फ्रिक्शन लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो सिंपल लॉ है वो है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। यानी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या था, Rn, और ये उसके हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज करते हैं तो वो हो सकता है म्यू, तो हम इसे लिखेंगे F इक्वल्स म्यू Rn, और म्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी F अपॉन Rn। तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, and it is generally denoted by mu. Mathematically, coefficient of friction is known as mu equals F upon Rn, और ये हम यहाँ पे इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इससे डिफाइन करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।